हेलो बच्चों। बच्चे, आज हम जो चैप्टर दे रहे हैं वह आपके सामने बोर्ड पर है, परंपरा का मूल्यांकन। बच्चे, हिंदी के सशक्त कथाकार रामविलास शर्मा जी हैं और एक परंपरा के मूल्यांकन के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य जो कुछ कमजोर होते हैं, बल से हो, बुद्धि से हो या दौलत से हो, हम उनको निष्क्रिय मान लेते हैं, बेकार मान लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। जहां बुराइयां हैं वहां अच्छाइयां भी है, जहां अच्छाइयां हैं वहां भी बुराइयां हैं। और जिसके अंदर में गुण होता है उसके अवगुण को भी हम गुण मान लेते हैं। इससे हमारे जीवन का विकास रुक जाता है। जैसे हजारों अधिकारी को एक लेखक या कवि की रचना प्रोत्साहित करता है, उन्हें अधिकारी बनने में मदद करता है, लेकिन हजारों अधिकारी मिलकर एक लेखक या कवि का निर्माण नहीं कर सकते। तो साहित्य का मूल्य बहुत व्यापक है। संसार में जब जब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तब तक हमारे साहित्यकार, कवि और लेखकों ने ही आगे बढ़कर संसार को बड़े गहन अंधकार से बाहर निकाला है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। तो आज जो हमारे साहित्यकार साहित्य की रचना तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे इशारा कर रहे हैं। हमारे साहित्यकार आज साहित्य की रचना कर रहे हैं, उसमें अधिकांशतः मनोरंजन ही है। मनोरंजन के लिए साहित्य की रचना नहीं हुआ। इस साहित्यकारों को रामविलास शर्मा जी संकेत कर रहे हैं कि अगर आप इस संसार में क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, युग परिवर्तन करना चाहते हैं, लीक से हटकर अगर आप कुछ ऐसा अच्छा करना चाहते हैं जिससे संसार का कल्याण हो, तो सर्वप्रथम अच्छे साहित्यकार बनने के लिए 3 प्रकार की रचनाएं हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीनों काल की रचनाओं का अध्ययन करना होगा और तीनों काल की रचनाओं के अध्ययन करने के बाद यह पता लगाना होगा कि आदि काल में कौन सी रचनाएं अच्छी थी। कुछ बेकार की रचनाएं भी थी, कुछ साधारण सी रचनाएं भी थी। जो मात्र मनोरंजन की रचनाएं थी या फालतू बकवास की रचनाएं थी, उनको दरकिनार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो आवश्यक रचनाएं थी उसको आज भी अपनाने की आवश्यकता है। जैसे आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान 21 नियम का पालन करते हुए युद्ध करते थे। अगर आज एक भी नियम का पालन करके मनुष्य युद्ध करेगा तो खड़ा नहीं रह सकता है, युद्ध क्या करेगा। लेकिन उन्हें छल छद्म के तहत पीछे से धनुष की डोरी काट दी गई थी, उनको पकड़ लिया गया था, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन जब वो चंद्रवर दाई कवि के सामने उन्हें पेश किया गया था, देखो तुम्हारे राजा की क्या गति है, तो पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम इच्छा जताई थी, हम अपने शत्रु का संहार करना चाहते, लेकिन तुम्हारे ना रहने के कारण चंद्रवरदाई, ये हमारी गति हुई। चंद्रवरदाई ने कहा, महाराज हम अपने बुद्धि बल से कभी शत्रु को मार देते, लेकिन इसमें आपकी मर्यादा का हनन हो रहा था, इससे मैंने कभी नहीं कहा, कम से कम आज तो प्रयोग कीजिए। कहीं न तो मेरे पास न अस्त्र शस्त्र है, न सेना है, फिर मैं कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा बुद्धि बल से। तो चंद्रवरदाई ने आइडिया बिठाया था कि शत्रु डंका बजाएगा और जैसे ही वो डंका बजाएगा धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदीवान जानते थे, सिखाएंगे और एकाएक उसको मार डाले। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का सौतेला भाई जयचंद ने छलावा किया और राजा का चेयर हटा दिया और वहां पर एक नौकर को बैठा दिया।
उस नौकर के कारण हत्या हो जाती। और ऐसी समस्या आज के कवि और लेखक के सामने आ जाए तो शायद उसका निराकरण नहीं हो सकता। लेकिन क्षण मात्र में पृथ्वीराज चौहान को संकेत रूप में चंद्रवरदाई ने कहा, महाराज जब तक मैं कोई कविता नहीं कहता हूं तब तक तो आप बांध चलाते नहीं है। पृथ्वीराज चौहान समझ गए हमारे कवि का इशारा कुछ और है, कहीं खेल में गड़बड़ है। उनकी आंखें नहीं थी लेकिन ज्ञान की आंखें खुली थी। ज्ञान की आंखें अगर खुली हो तो मनुष्य कोई भी असंभव काम कर सकता है। कहते हाँ हाँ चंद्रवरदाई जी, बिना मैं आपके दोहा पढ़े हुए, शायरी पढ़े हुए मैं तो बांध चलाता ही नहीं हूं। और जहां राजा बैठा हुआ था मोहम्मद गोरी, वहां से माफ करके चले आते हैं राजा के पास और शायरी कहते हैं कि 4 बांस 24 गज, अरे 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पर सुल्तान है बैठा, मच्छू को चौहान, मच्छू को चौहान। ऐसी हजारों रचनाएं हैं जो हमारे समाज को एक नई दिशा देती है, एक नई ज्योति प्रकाशित करती है। तो हम इस प्रकाश पुंज को अपनाएं तभी हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। मध्य काल में भी बहुत से ऐसे थे जिन्होंने, अब प्राचीन काल में राजतांत्रिक राज था, राजा क्रूर अत्याचारी हुआ करते थे, हम उनकी भर्त्सना करने लगे। सारे कवि और लेखक ही भर्त्सना करने लगे। सारे के सारे राजा ऐसे नहीं थे, कुछ राजा ऐसे भी थे जो बड़े दयालु थे। बाबू कुंवर सिंह की जमींदारी हमेशा कर्ज में डूबी रहती थी क्योंकि वे उदार राजा थे। उनकी जीवनी को हम क्रूरता में कैसे डाल सकते हैं? तो उसी प्रकार से मध्यकाल में भी अच्छाइयां थी और आधुनिक काल में भी कुछ अच्छे हुए हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगर विश्व का कोई भी व्यक्ति उनसे अगर बराबरी करना चाहता तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास हजारों ऐसे गुण थे जो आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन निराला साधारण से वेशभूषा में एक भिखारी की भांति रहते थे और जीवन पर्यंत उन्होंने गरीबों की सेवा की। उसे आज नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। करना की देवी महादेवी जी कहलाती हैं, उनकी रचनाओं को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इस प्रकार से तीनों काल के साहित्य का अध्ययन करने के बाद और जब उससे कुछ संसार के भलाई करने का काम करें तो बहुत सा कार्य हो सकता है। और इसके लिए हमें अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को समाप्त करना होगा। अब बात रही विज्ञान से विकास होता है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विज्ञान से विकास होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वही विज्ञान रूस और यूक्रेन कब विश्व प्रलय में बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो विज्ञान के साथ साहित्य और साहित्य के साथ विज्ञान सदैव जुड़ा हुआ रहा है। तो साहित्य का काम है विज्ञान को आगे चलाना। अब राजनीति आते हैं, राजनीति में जो भी वादे होते हैं देश का विकास होता है, लेकिन राजनीति के सारे वादे अच्छे नहीं होते। कुछ राजनीतिकार कहते हैं साहित्य में भी कमियां हैं, साहित्य में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जितनी राजनेताओं में कमियां हैं, राजनीति में कमियां हैं, जितने छल छल भरे हुए हैं उतना साहित्य में नहीं है। साहित्य बहुत अच्छा है, लेकिन आज अपने साहित्य को बदलने की आवश्यकता है, आज अपने ज्ञान को बदलने की आवश्यकता है। आज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, भयभीत करते हैं, डराते हैं, कम उम्र के बच्चों पर ही भारी आप देही दाद देते हैं, वोट डाल देते हैं, इससे बच्चों का मनोमस्तिष्क कमजोर हो जाता है। हमारे यहाँ कथा और कहानियों से लोगों को विद्वान बना दिया जाता था, लेकिन आज बोझिल शिक्षा को बना दी गई है। आज हमारे भारत के ज्ञान को ही अपनाकर विदेशों में आदर्श सरल शिक्षा नीति अपनाई जा रही है। तो हम सरल शिक्षा नीति को अपनाएंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े राजा कीर्ति बनाते हैं। अरे जितने भी राजा कीर्ति बनाए, जितने भी बड़े बड़े इमारत बनाए, भवन बनाए, बड़े बड़े वस्तुओं का निर्माण किया, लेकिन समय के साथ वो सारी वस्तुएं मिट गई और उनका नामो निशान भी मिट गया। लेकिन साहित्यकार कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सदैव जिंदा रहेगा। अरे भुला देगा इतिहास कितनों को, लेकिन वह जीने के काबिल था, जिंदा रहेगा। जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। भुला देगा इतिहास कितनों को, लेकिन वह जीने के काबिल था, जिंदा रहेगा। इस साहित्यकार कभी मरते नहीं है। साहित्य सदैव गरिमामयी रही है और इस गरिमा को समझकर ही साहित्य की रचना करना। तो हम इसमें प्रश्न तो बहुत बनते हैं, लेकिन 2 बोर्ड मॉडल VVI प्रश्न हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, जो हमेशा परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक? आज यूरोप जो है
विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, नई नई वस्तुओं की खोज कर रहा है, नए ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए जो आज नए साहित्य का निर्माण करना चाहते हैं, जो युग को बदलना चाहते हैं, जो प्राचीन पद्धतियों से हटकर लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, जो शोषण वर्ग को समाप्त कर एक समतावादी समाज का आदर्श उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य और परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक। अब है साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक ने किन खतरों से आगाह किया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं फलाने के साहित्य में तो बहुत सी गलतियां हैं, फलाने के साहित्य में भी कहीं कहीं गलतियां हैं। हाँ, फलाने के साहित्य में एक शब्द भी कोई कमी नहीं है। अरे यही अब फंस जाते। हमेशा किसी भी चीज का हम निर्माण करें, निर्माण के बाद कुछ न कुछ और बेहतर करने की उसमें गुंजाइश छुपी हुई रहती है, और जितना उसमें लोग अधिक से अधिक जुड़ते जाते हैं, सदैव बेहतर बनाते जाते हैं, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कार्य हो, वो और अच्छा होते जाता है। और जिस दिन उसमें बेहतर बनाने की गुंजाइश नहीं रहती है, उस दिन उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और साहित्य के साथ भी यही है। साहित्य के साथ कहता है कि जिस साहित्य में आगे बढ़ने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए अगर कोई गुंजाइश नहीं हो, तो यह हमारे लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, वहीं से साहित्य कमजोर पड़ जाता है, उसका अध्ययन लोग करना बंद कर देते हैं और साहित्य मृत प्राय हो जाता है। अतः साहित्य में अगर कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारने की आवश्यकता है, न कि उसको दरकिनार करने की आवश्यकता है। जय हिंद बच्चों।